पाकिस्तान के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं अनवारुल हक कक्कड़ साहब, उन्होंने आज फिर से जी बहुत ज़्यादा बुरा मनाया इस चीज़ का कि जनाब ये जो फैसलाबाद के जड़ावाला में हुआ है, और उन्होंने कहा जी कि मेजॉरिटी जो होती है उसका काम होता है माइनॉरिटी को और मार्जिनलाइज्ड पीपल जो होते हैं उनकी हिफाजत करनी, और ये जो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस हैं इनको हम जो है बिल्कुल भी नहीं देंगे, काबू नहीं पाने देंगे। हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है ये सब लोग हमारे में से ही हैं, बट दे आर डिवोर्स्ड फ्रॉम अस, उन्होंने आज कहा। आज पहली कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे काकड़ साहब, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो मे 9 में भी इन्वॉल्व थे उनको भी सजाएं दी जाएंगी, और जो जड़ावाला में भी इन्वॉल्व थे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज काउंसिल के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आगे लेके जाया जाएगा, और भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट की इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स थी उनको हम आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा मिलिट्री हमारी जो है उसने भी कहा है कि वो जितने चर्चेज और घर जो हैं जिनको कि ख़राब किया गया है, वेंडलाइज या जलाया गया है, उसको फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। और कक्कड़ साहब ने भी आज वही कहा कि हम जो स्टेट है वो हमेशा जो है हारमोनियस कम्युनिटी के लिए काम करेगी, और ये इस तरह के गलत कामों के साथ कभी भी नहीं होगी। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब के जो लॉयर और नेफ्यू लॉयर हैं पेशे से, हसन नियाजी साहब, उनको जनाब मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। इनको जो है कहा गया है कि तुम इन्वॉल्व थे मे 9 के राइट्स के अंदर। इनके वालिद साहब ने, हफीजुल्लाह खान ने, एक पटिशन डाली थी और कहा था कि मेरे बेटे को उठा कर ले गए हैं, और फिर कहा गया कि जी हमने तो कोयटा पुलिस को दे दिया, और अब जी कहा गया कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ इसके ऊपर केस चलाएंगी अपनी अदालत के अंदर। तो इन्होंने, इनके आज जो लॉयर हैं उन्होंने ये एक जो सबमिट की थी पटिशन, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इनको रिकवर किया जाए और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल गुलाम सरवर नाहंग जो हैं उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट दी जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद को हाई कोर्ट के अंदर, और जो लेकिन नियाजी के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि एटलीस्ट उसको पता चलना चाहिए कि वो कहाँ है और उसकी पेरेंट्स के साथ मुलाकातें करवाएं। तो नाहंग साहब ने कहा जी मुझे प्रोसीजर्स तो पता नहीं है कि क्या है इस सिलसिले में, बहरहाल क्योंकि वो उनको मिलिट्री के हवाले किया गया तो अब मैं सारे प्रोसीजर पूछ के और फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। पीटीआई और पीपीपी जो है जी उन दोनों ने रिजेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये चीज़ कि जी जिस वक्त तक डीलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होंगी हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, और 90 डेज़ के अंदर नहीं करा सकते। दोनों ही ने कहा, पीटीआई और पीपीपी ने, कि इसका कोई भी लेने देने, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई ने तो कहा कि ये स्केड्यूल जो आपने दिया है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये क्रिमिनल अटेम्प्ट है टू प्रोलॉन्ग केयर टेकर गवर्नमेंट, और दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। वो कहते हैं जी आपने इसी तरह पंजाब और केपी में भी किया था, आपने वहाँ पर भी वायलेशन दिखाई थी, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको कराने चाहिए थे, वहाँ पर पोल्स आपने नहीं कराए। और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी थे और चारों इलेक्टेड प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स भी थे। तो अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई बेतहाशा पॉपुलर पार्टी है, और अगर आप करवाएंगे इलेक्शंस तो आप हारेंगे, तो इसलिए आप जो है ये इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं। इसी तरह पीपीपी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी जो हैं उन्होंने भी कहा कि फौरन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करवाए जाएं इलेक्शंस, और न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है जनरल जो इलेक्शंस हैं उनसे, और जो है ये लोगों को उनके हक से आप डिप्राइव ना करें। तो अब देखेंगे जी क्या होता है। आज बुशरा बीवी जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं उन्होंने कहा जी कि मेरे हस्बैंड को बेतहाशा खतरा है, मुझे लगता है कि उनको पॉइजन दे दिया जाएगा। और वो कहती हैं जी कि हमने जो जज साहब से सुना था कि उनको अटक जेल से अडियाला जेल में फ़ौरन जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे बी क्लास एटलीस्ट फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। तो अटक जेल में वो नहीं है, लेकिन अभी तक जो है कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया और उनको वहीं पे अटक जेल में रखा गया, डयाला जेल नहीं शिफ्ट किया। और 48 आवर्स में ये सारा करने का था, लेकिन अब तो 12 दिन गुजर गए हैं। और इसके अलावा वो कहती हैं जी कि मैं चाहती हूँ कि घर का खाना जो है उनको दिया जाए। आपको पता ही है कि खान साहब को जेल में भेजा गया था तोशा खाना केस में, 3 ईयर्स उनको जेल दी है और उनको पॉलिटिक्स से हटाया गया है 5 ईयर्स के लिए। तो उस सिलसिले में बजाय इसके कि इनको भेजा जाता वहाँ पे अडियाला जेल में, इनको अटक जेल में रखा हुआ है, जिसमें कि बड़ी इनको तकलीफ़ में रखा जा रहा है।
तो अब इनके पीछे कौन है, कौन लोग हैं, वो तो आप खुद ही जो है पता चला सकते हैं। इमरान खान साहब जो हैं जी, उनको आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर भी जो है वो बुक किया गया है इन द साइफर केस। और गवर्नमेंट जो है उसने कहा है, और FIA जो है उसने कहा है जी कि जो FIA की जो काउंटर टेररिज्म विंग है उसने कहा जी कि वो एक जो अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे खान साहब के अगेंस्ट, जिसमें कि FIA ने कहा था कि खान साहब ने डिलिबरेटली जो है मिसयूज किया है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का। ये सारा बवाल उस वक्त मचा जब खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब मैजिस्ट्रेट के सामने आए, और उन्होंने कहा कि जब मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो ला रहे हैं वो उसमें भी काम आएगा और पॉलिटिकल गेन्स भी इसमें से मिलेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज़ की है इसमें US का बड़ा ब्लंडर नज़र आ रहा है। तो हम इस नैरेटिव को यूज़ करेंगे अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन। तो उस सिलसिले में फिर इनके ऊपर जो है ये अब लगाई गई है अंडर सेक्शन 5। तो अंडर सेक्शन 5 अगर आपके ऊपर ये ऑफेंसेस के ऊपर आपके ऊपर वो लगाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रूवन इन कोर्ट, तो आप के ऊपर पनिशमेंट हो सकती है 2 साल से 14 साल, और इवन डेथ सेंटेंस भी जो है वो दी जा सकती है। तो जनाब अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे आगे याद मुशर्रफ साहब हैं, माजिद भाई, एक इवेंट चल रहा था, यानी मैं कंपेयर करती हूँ इन सारों को। एक अयूब खान साहब भी थे, वो भी मिलिट्री डिक्टेटर थे, एक मुशर्रफ साहब थे, और एक अब आजकल के हैं। मुशर्रफ साहब का वो इवेंट जो था इस्लामाबाद में हो रहा था और उसको मॉडरेट कर रहे थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। तो उसमें ख्याल जो था, हम जब उस वक्त वहाँ पे थे तो ज़्यादातर ख्याल ये था कि जी यहाँ पे बड़े कोई मुशर्रफ साहब के चहेते आए हुए हैं। आप यकीन करें कि वहाँ पे एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने, बिल्कुल यंग स्टूडेंट था, उसने वहाँ पे जो है और भी कुछ जो लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब को, वहाँ पे बैठे हुए मुशर्रफ साहब को, और बड़ी जनता वहाँ पे उस वक्त आई हुई थी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। मुशर्रफ साहब थे और जैसे मैंने कहा मॉडरेट जो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उसी के साथ हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान में जो फौज है वो तो अपने बैरकों में है, एंड मुशर्रफ साहब वो सिटिंग राइट देयर, तो वो तो बैरकों में है। तो आपको हमारे पाकिस्तान में फौज को किसने कहा कि वो बैरकों से निकल के, और जो जिन्ना साहब ने कहा था कि आपका काम सरहदों की हिफाजत है, सरहदों की हिफाजत करते करते आप लोग असेंबलीज तक पहुंच गए। एंड ही वाज सिटिंग देयर, ही डिडंट से एनीथिंग, बल्कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी कि अब तो आपको पता चल गया ना, जो मीडिया में इतने दिनों से आ रहा था कि हमने बड़े अपने चहेते बुलाया, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे सारे चहेते नहीं हैं। ही एक्चुअली हर्ड दैट। और रोज न्यूज़पेपर जो होते थे उनके अंदर एडिटोरियल्स उनके अगेंस्ट होते थे, वो पढ़ते थे एंड करेक्टिव मेजर्स लेते थे माजिद भाई। तो वही मैं उनको कंपेयर कर रही हूँ इन लोगों से कि वो क्या एनलाइटनमेंट थी और ये कैसे लोग हैं। वो जो थे अयूब खान साहब जो थे, उनके बारे में भी लोग कहते थे कि एटलीस्ट वो बात तो सुनते थे, आप उनको रीज़न तो दे सकते थे। ही वॉज अ रीजनेबल मैन, बेशक वो मिलिट्री डिक्टेटर था, आप उसको बताते थे कि सर ये गलत है, ये ठीक है, ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। यूज्ड टू लिसन टू पीपल। ये तो किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं, ये तो ओमनीपोटेंट बने हुए हैं जो है, और बिला वजह पकड़ धक्कड़ और ये सारा कुछ शुरू किया। अच्छा जनाब, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हैं। जो पिछले दिनों से रेन्स चल रही हैं, 74 लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है, और जो मटीरियल लॉसेज हैं वो तकरीबन 10,000 करोड़ के करीब जो है मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। और जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है जी कि ये बेतहाशा जो है स्टेट क्लेमिटी उन्होंने इसको अनाउंस किया है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बागले जो हैं उनसे उन्होंने हेल्प मांगी थी। भूपेश बागले साहब जो हैं उन्होंने कोई 11 करोड़ रुपए इनको दिए हैं टू टेक केयर ऑफ द इमीडिएट नीड्स जो हैं वहाँ पे। इंडियन मेट डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि अभी तक ये हैवी रेन्स जो हैं ये चलती रहेंगी, जो कि अगस्त 13 से शुरू हुई हैं, और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ जो है लैंड स्लाइडिंग से भी हुई हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी डिब्री के नीचे फंसे हुए हैं जिसको कि निकालने का काम जो है वो जारी है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट यहां पे किया गया है। आज एक वायर की स्टोरी है जी, और ये वायर की स्टोरी तो आपकी आंखें खोलेगी जी हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि वही बात है कि फिगर्स तो बड़ी हसीन बताई जाती हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आज वायर की ये स्टोरी जो है, दिस इज रिटन बाय अरुण कुमार साहब। अरुण कुमार साहब ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस अपने इस आर्टिकल के अंदर उठाए हैं। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी कहती तो है कि हम जो हैं
बहुत ज्यादा हमने डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर लाए हैं और बाय 2047 हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होंगे और हम जो हैं वो 5 सालों के अंदर जो है ये अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ फिर आगे आगे जैसे जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी और बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं जी कि ये जो आपके सारे ख्वाब हैं इनको वैसे पूरा होने में 1000 साल तो जरूर लग सकता है, क्योंकि जो आप ऑफिशियल डेटा दे रहे हैं और बड़ी रोजी पिक्चर जो पेश कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो हैं जैसे कि विमेन और यूथ जो हैं दे आर फेसिंग एज वी स्पीक टुडे करंटली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। फार्मर्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर प्रोफेशन। इसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स हैं वैसे तो वो बहुत ज्यादा अनाउंस करते हैं ओ जी हमारे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं। वो कहते हैं जी अगर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं तो फिर उनको प्राइवेटाइज क्यों इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लूज करेगी मिलियंस ऑफ रुपीस जो कि उसको डिविडेंड्स के तौर पे ये बैंक्स जो हैं वो देते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है जिसकी बड़ी तारीफ की गई कि जी ये बड़ी जबरदस्त जो है कंपनी थी, फिर उसको क्यों कट किया गया राफेल डील से और एक छोटी सी कंपनी जो है उसको ये दे दिया गया जिसका कि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो कहते हैं जी कि इस वक्त हिंदुस्तान में, अरुण कुमार साहब कहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर वाइड स्प्रेड क्रोनीइज्म है। करप्शन के केसेस वैसे ही हैं। जब ये डीमोनेटाइजेशन की गई थी तो कहा गया था कि 3 लाख करोड़ के करीब जो ब्लैक मनी है वो वापस आएगा। तो वो वापस तो आया, लेकिन क्या वो उनके उन्हीं लोगों के बैंक अकाउंट्स में वापस नहीं गया? तो क्या किया गया उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि आपने तो काले पैसे को रिकवर करने के लिए डीमोनेटाइजेशन की थी। इसके अलावा 30,000 करोड़ की ड्रग्स जो हैं जो कि अदानी साहब की पोर्ट से आई थी वो मसला जो है अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। तो करप्शन तो वहीं की वहीं है और डेली बेसिस पे भी न्यू करप्शन के केसेस आ रहे हैं। और सीतारमण साहिबा जो कि निर्मला सीतारमण जो कि मोदी जी की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बड़ी रोजी पिक्चर पेश कर रही हैं। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी लाखों ही क्लेमेंट्स जो हैं उनके जो फोन्स हैं एक ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। और जो इन्फ्लेशन है वो बेतहाशा है, बेतहाशा फेक आधार कार्ड बनाए गए हैं और जीडीपी डाटा में तो ह्यूज किस्म के एरर्स हैं। वो कहते हैं जी 2016 से 17 के बीच में जो डीमोनेटाइजेशन अनाउंस की गई थी उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो था वो डिक्लाइन पे था। ऑफिशियल डाटा जो है वो कैप्चर नहीं करता ये सारी जीडीपी की ग्रोथ। इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ जो हैं या प्राइवेट एजेंसीज जिनका के बड़ा ढिंडोरा इंडिया में पीटा जाता है कि तमाम इंडिया की इस वक्त तारीफ कर रही हैं, वो डाटा गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा उठाती हैं, वो अपना कोई डाटा नहीं यूज करती हैं। तो इसलिए ये जो हिंदुस्तान में कहा गया कि इकोनॉमी ग्रो की 6 to 7%, जिस वक्त बहुत भी बुरे हालात थे स्पेशली ड्यूरिंग 2016 एंड 17, और जो ऑफिशियल ग्रोथ रेट जो है वो बताया जा रहा था कि 8 को टच करेगा। तो हमारे मुताबिक शायद ग्रोथ अगर हम बहुत भी ओवरस्टेट करें तो 5% तक ही रही होगी शायद। वो कहते हैं वो भी शायद की बात है। तो अगर जो हिंदुस्तान को आप कह रहे हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो उसके लिए आपके आंकड़े ठीक होने चाहिए। बहरहाल हम नहीं समझते, अरुण कुमार साहब द वायर में कहते हैं कि हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, शायद 8वीं या 9वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो सकती है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में तो उसको बेतहाशा टाइम लगेगा। अरुण कुमार साहब का कहना है द वायर में जो उन्होंने आज ये स्टोरी लिखी है उसमें कि आप झूठ बोल के, सेल्फ प्रेज करके, इनकरेक्ट डाटा दे के, कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स दे के आप सिर्फ अपने लीडर्स की क्रेडिबिलिटी को डेंट डाल रहे हैं, आप उसके अंदर ज्यादा अच्छाई ऐड नहीं कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी है जी और ये एक लोकनीति CSDS सर्वे जो है वो यहाँ पे आया है जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे इंडियंस से पूछा है कि आप हिंदुस्तान के हालात क्या समझते हैं। 36% इंडियंस 15 to 34 ईयर्स ने बिलीव किया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम है हिंदुस्तान का। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो 18 स्टेट्स में इन्होंने जो किया था ये सर्वे और 9,316 लोगों से पूछा था, 1 in 6 ने ये कहा, यानी कि 16% ने कि बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉवर्टी है, 13% ने कहा इन्फ्लेशन, 6% ने कहा करप्शन, 4% ने कहा एजुकेशन एंड हाई पॉपुलेशन। और इन्होंने कहा जी कि जब ये सिमिलर सर्वे 2016 में किया गया था तो तब भी अनएम्प्लॉयमेंट थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बट दैट वाज 18% से अब ऊपर ये चला गया है। प्राइस राइज जो थी
जी वो ऊपर चली गई है 7% से 40% से ऊपर चली गई है। जो एजुकेशन वाले जो लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो भी ये अब कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बड़ा चैलेंज बन गया है कंपेयर टू 27 नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स। और जो मिडिल क्लास है उसके लिए सबसे बड़ा इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट ही है। 16% जो है वो कहते हैं जी कि हमने अपनी जो जॉब्स हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज और इस तरह के सेक्टर्स में हम ढूंढते हैं। और जो 14% हैं वो कहते हैं एजुकेशन सेक्टर में। 6% जो है वो चाहते हैं गवर्नमेंट की जॉब इंडिया में इस वक्त, क्योंकि उसके अंदर वो कहते हैं एटलीस्ट जो है सिक्योरिटी है। और 2% जो है वो कहते हैं जी कोई जॉब्स नहीं है चूंकि मार्केट में, तो हम चाहे कितने भी बुरे हालात में हैं, जो हमारी बेसिक जो अभी जॉब चल रही है उसी के अंदर हम रहना चाहेंगे। आज ट्विटर, जिसको कि अब एक्स बना दिया गया, उसके ऊपर काफी बवाल रहा, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने आज ऐसी बात कर दी कि दुनिया भड़क गई। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा का डाउनफॉल उस दिन से शुरू हुआ जिस वक्त जो है करण जौहर और शाहरुख खान फिल्मी सीन के ऊपर आ गए। कभी हमारे मुल्क में जो है अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन की शहंशाह जैसी फिल्में बनती थीं, और उसके बाद जो है ये आगे और इन्होंने इंडियन कल्चरल फाइबर जो है उसको डेंजरस हद तक नुकसान पहुंचाया। तो मैंने सोचा कि मुझे फिर रियल स्टोरीज जो हैं बताने की ज़रूरत है। अब जब इन्होंने ये बातें की तो लोग भड़क गए। तो लोगों ने कहा कि ही इज़ मिस्टर कंगना रनावत, यानी कि ये मेल वर्जन ऑफ कंगना रनावत हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कंगना रनावत साहब अभी करण जौहर को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं और वो कहती हैं कि वो बड़ा एक्यूज़ करती हैं कि बॉलीवुड को बड़ा रुइन उन्होंने किया और बड़ी नेपोटिज्म दिखाते हैं। तो बहरहाल जी इन्होंने किंग खान को भी चूंकि टैग किया था तो जनता भड़क गई थी। आज जनाब जोया अख्तर साहब के ऊपर भी लोगों ने आज बड़े क्वेश्चंस किए। उन्होंने कहा जी जोया अख्तर साहिबा, आप वैसे खुद मुसलमान हैं, कोई आप ऐसे ढंग का कोई ड्रामा बनाती हैं जिसके के अंदर मुसलमानों के कैरेक्टर को नॉर्मल दिखाया जा सके? तो असल में लोग भड़के हुए हैं। इनकी जो भी लेटेस्ट जो OTT के ऊपर शो आ रही है मेड इन हेवन, जिसमें कि दिया मिर्जा को दिखाया जा रहा है कि वॉरियर प्रिंसेस के उसमें कि वो अपने आप को मार देती है, मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है। तो इसी तरह के वो कहते हैं जी आप एबनॉर्मल कैरेक्टर्स मुसलमानों के क्यों दिखाती हैं? तो जोया अख्तर साहब ने फिर पूरी एक लंबी दास्तान लिखी। उसने कहा जी मेरी फिल्में और मेरे शोज देखो ताकि आपको पता चले। और उन्होंने फिर डिटेल दी। जफर खान एंड तनवीर इन लक बाय चांस, इमरान एंड लेला इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फरा अली इन दिल धड़कने दो, एवरीवन वो कहती है वाज अ वेरी नॉर्मल कैरेक्टर इन गली बॉयज, सरफराज खान एंड लैला शिराजी इन कबीर, फायजा एंड नवाब इन मेड इन हेवन। तो वो कहते हैं जी ये तमाम नॉर्मल मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं जो मैंने दिखाए। आज जनाब फिल्म रिलीज हुई है अभिषेक बच्चन की घूमर, और अभिषेक बच्चन आपको पता ही है महानायक अमिताभ बच्चन के जो हैं बेटे हैं। आज अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म देखी और कहा कि मैं ये फिल्म देख के बहुत रोया, और उन्होंने अपने बेटे की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाँ मैं एक बाप हूं, लेकिन मैं वो भी हूं जिसने इस इंडस्ट्री में बहुत सारा टाइम गुजारा है। इस फिल्म ने मुझे छू लिया और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो अभिषेक ने निभाया है। हालांकि अभी उसको इंडस्ट्री में आए हुए इतने दिन भी नहीं हुए हैं और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। इसमें जो है अभिषेक बच्चन को दिखाया गया है कि ये एक फॉर्मर क्रिकेटर है और दुनिया से और अपने हालात से बहुत ज़्यादा जो है वो तंग आया हुआ है और हर किसी को ब्लेम करता है अपनी फेलियर्स के लिए। लेकिन फिर ये जो इसके अंदर इनकी जो लीड एक्ट्रेस है श्यामी खेर, ये बड़ी पैशनेट क्रिकेटर हैं, तो अब ये सारी अपनी एनर्जीज लगाता है उसको बड़ा सक्सेसफुल जो है क्रिकेटर बनाने के लिए। तो ये स्टोरी उसके ऊपर है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं मैं बहुत रोया ये फिल्म आज देख के, एंड कूडोज टू अभिषेक बच्चन, उसने बहुत अच्छा काम किया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन जो है जी उसको शिकायत दी थी इजिप्शियन फेडरेशन ने, स्क्वॉश फेडरेशन ने, जब हमजा खान पाकिस्तान के जो 17 ईयर ओल्ड बच्चा है जिसने कि उनके जो इजिप्शियन काउंटर पार्ट था उसको हरा दिया था। आज वर्ल्ड फेडरेशन स्क्वॉश फेडरेशन ने कहा जी कि हमने पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन बिठाई है आपके कहने पे, और हमजा जो है इससे पहले भी बेशुमार जो है वो मैचेस खेल चुका है। सिर्फ ये जो है इसने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप नहीं खेली, इससे पहले भी खेली हैं, और हर जगह जो डेट ऑफ बर्थ इसने दी हुई है ये वही है जो कि जब आपके पास आया था तो इसने दी थी, तो इसलिए कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। लिहाजा उन्होंने अब इन्फॉर्म कर दिया है इजिप्शियन स्क्वॉश फेडरेशन को भी और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, ये कहते हुए कि दिस मैटर इज नाउ क्लोज्ड।
और जनाब होने जा रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स और उसके अंदर हमारे बहुत सारे कैनेडियन जो एथलीट्स हैं, जो बहुत ही टॉप क्लास एथलीट्स हैं, वो नजर आने वाले हैं। ये मैचेस जो हैं बुडापेस्ट हंगरी में होने वाले हैं। इसके अंदर 2100 एथलीट्स फ्रॉम 200 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बिटवीन अगस्त 19 टू 27। इसके अंदर जो सितारे हमारे नजर आएंगे एथलीट्स यानी कि कनाडा से, वो होंगे आंड्रे डी ग्रास, एरोन ब्राउन, ब्रैंडन रॉडनी, जेरोम ब्लैक। ये 4x100 मीटर की रिले में नजर आएंगे। आंड्रे डी ग्रास वैसे अदरवाइज भी रेस में नजर आएंगे। डेमियन वार्नर, पियर्स लिपेज जो हैं वो मेन डेक्लाथॉन में नजर आएंगे। कैमरन रॉजर्स जो हैं विमेन हैमर थ्रो में नजर आएंगी। मार्को एरप जो है मेंस 800 में और सारा मिटन विमेंस शॉट पुट में नजर आएंगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज एन एएफपी रिपोर्ट। एन एएफपी रिपोर्ट जो है ये शायद आपका दिल जला सकती है। वो कहते हैं जी बीसीसीआई जो है वन ऑफ द रिचेस्ट वेल्दीएस्ट जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स में वो है। और सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2008 आईपीएल ने ना सिर्फ प्लेयर्स को मिलियनियर्स बनाया है बल्कि खुद भी अपनी किटी में बिलियंस डाले हैं थ्रू मीडिया राइट्स। वो कहते हैं जी कि जो 5 साल की रिपोर्ट हम देखते हैं जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन्ड है, बीसीसीआई एक्चुअली इज वर्थ 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स जो थी एज ऑफ अप्रैल 2022। वो कहते हैं जी कि इन्होंने 300 मिलियन यूएस डॉलर्स तो 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट से कमाए थे और इनकी नेट इनकम जो इनको आई थी तमाम अपने यानी कि खर्चे वर्चे और प्लेयर्स को देने के बाद 292 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा जो इन्होंने किए थे रेवेन्यूज जो थे इन सब से जो आपकी टोटल हुई थी उसमें 771 मिलियन, एक्सपेंसेस जो थे इनके 479 मिलियन थे। और इसके बाद जो इन्होंने बहुत चीते वाला काम किया बीसीसीआई ने, जो अपनी इनऑग्यूरल विमेंस एडिशन ऑफ आईपीएल लॉन्च की थी, उससे भी इन्होंने 700 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो कमाए हैं। सो एज अ रिजल्ट बीसीसीआई इज द वेल्दीएस्ट गवर्निंग बॉडी इन ग्लोबल स्पोर्ट्स एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। तो ऐसे है जनाब, ताई वो करते हैं आपको बड़े चैटके देते रहते हैं। ठीक।